हाँ जी, मुझे सीक्वेंस वाइज बताते जाइए। आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझने शुरू किए? आपने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखा। कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बट कंट्रीब्यूशन को हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन से निकलकर आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, नेमली पीवी रेशो। इट इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अगर आपने न्यूमरेटर में पर यूनिट कंट्रीब्यूशन रखी है तो डिनोमिनेटर में भी पर यूनिट सेलिंग प्राइस रखना है, या अगर न्यूमरेटर में टोटल अमाउंट है तो डिनोमिनेटर में भी टोटल अमाउंट रहेगी। अच्छा, पीवी रेशो को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अच्छा, ये फॉर्मूला तभी लगता है, चेंज दो सिचुएशन से, दो केसेस से चेंज निकल कर आता है, तो उन दो केसेस में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिफरेंट रहेगा। आउटपुट के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट को सेम रहना होगा, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे आएगी मिसिंग फिगर? सेल इन रुपी का फॉर्मूला लगाकर, पीवी रेशो। ठीक है जी। अच्छा, ये पीवी रेशो डिस्कस हो गया। पीवी रेशो से अटैच्ड और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट रेशो। जी, हमें पता है दैट पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू 100%। ठीक है, अगर वेरिएबल कॉस्ट का मेंशन है और कहीं ना कहीं हमको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए वेदर अ कॉस्ट इज प्योरली वेरिएबल इन नेचर और इज इट सेमी वेरिएबल। हाउ डू वी आइडेंटिफाई? पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना बताओ। अगर पर यूनिट सेम है तो इट इज प्योरली वेरिएबल कॉस्ट, और अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, टोटल अमाउंट भी डिफरेंट है और पर यूनिट भी डिफरेंट है, सेमी वेरिएबल। एंड हाउ डू वी सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट? चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है, और जैसे ही लगा दिया रेजिडुअल आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाती है। दिस वाज कॉन्सेप्ट नंबर 2। नेक्स्ट है आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट की बात। अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें इन यूनिट्स चाहिए तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर इन रुपी चाहिए तो अच्छा, कई बार क्वेश्चन आपसे कैश ब्रेक इवन पॉइंट पूछता है, तो कैश फिक्स कॉस्ट हमको रखना होगा। फिर उसके बाद आपके पास इन जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर तो टारगेट प्रॉफिट मीट करना है और आपको सेल वैल्यू बतानी है, या कई बार क्वेश्चन ऐसे बोलता है सेल वैल्यू ये है, प्रॉफिट बताओ, तो मैं डिजायर्ड वर्ड नहीं लिखूंगी, मैं तो बोलूंगी सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इन रुपी में पीवी रेशियो। तो वही बात है, प्रॉफिट गिवन है, सेल्स आ सकती है, सेल्स गिवन है, प्रॉफिट आ सकता है। फिर आपने एक और कॉन्सेप्ट सीखा है शट डाउन पॉइंट का। शट डाउन पॉइंट मतलब अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल नहीं, अनअवॉइडेबल मतलब जो कि बिजनेस बंद कर दो या कंटिन्यूड रखो, खर्चा होना ही होना, वो इरेलेवेंट हो गया। हम चाहते हैं बिजनेस चलेगा तभी कंट्रीब्यूशन आएगी, और वो कंट्रीब्यूशन अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को जस्टिफाई कर सके। सो इफ द एक्चुअल ऑपरेशंस आर अबव शट डाउन पॉइंट, कंटिन्यू द बिजनेस। इफ एक्चुअल ऑपरेशंस आर बिलो शट डाउन पॉइंट, शट डाउन द बिजनेस। ठीक हो गया जी? ओके। फिर आपने एक और कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं इसका डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, इट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। वो इन यूनिट्स की बात करनी है या इन रुपी की बात करनी है, बट एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। वो बताते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है। तो अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो बताई जा रही है 40%, दैट मींस ब्रेक इवन पॉइंट इज 60%। तो एमओएस रेशो प्लस ब्रेक इवन पॉइंट रेशो इज इक्वल टू 100%। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। फिर नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया इनडिफरेंस पॉइंट का। कॉस्ट इनडिफरेंस पॉइंट डेफिनेशन क्या रहेगी? that activity level at which two different options are going to give the same result, same total cost आएगी या same profit कह लीजिए। तो वो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला
चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कई बार हमारे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं होता, या अवेलेबल तो होता है सेम भी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी रख सकते हैं। इफ आर ऑपरेशंस आर अबव इन डिफरेंस पॉइंट, तो प्लान कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें फिक्स कॉस्ट हायर रहेंगे और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लोअर। और इफ ऑपरेशंस आर बिलो इन डिफरेंस पॉइंट, देन फिक्स कॉस्ट लोअर, ऑब्वियसली कम आउटपुट है तो फिक्स कॉस्ट भी कम ही चाहिए, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हायर मंजूर है उस केस। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आपने सीखा हुआ है लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग फैक्टर मतलब कोई भी रिसोर्स, आपका मटेरियल हो गया या लेबर आर हो गई या मशीनर्स लिमिटेड हो गई, कुछ भी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड है, उस केस में रैंकिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, एंड रैंकिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन per unit of that limiting factor. If our limiting factor is let us say labor hours, तो contribution per labor hour, उसके हिसाब से आपको रैंकिंग सेलेक्ट करनी है और रैंकिंग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना है। वैसे आपने क्वेश्चन एक दो करे हुए हैं। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर वाला एक कॉन्सेप्ट था, तो उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर में हम बोलते थे उस स्पेशल ऑर्डर के लिए क्या हो रहा है, एक तो क्या वो स्पेशल ऑर्डर की वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, इन अदर वर्ड्स क्या कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव दे सकता है स्पेशल ऑर्डर, और आप ये भी देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग ऑपरेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट फिगर, एंड कोई अगर एक्स्ट्रा कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं हो रही, तो ड्यू टू दैट स्पेशल ऑफर हमारे पास क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसके लिए स्पेशली हो रहा है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। इतना हम बोलते हैं दैट एनी वेरिएबल कॉस्ट शुड बी जस्टिफाइड, फिर कोई एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट है वो जस्टिफाई हो जानी चाहिए, और अगर कहीं कोई प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस का, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, वो भी कॉम्पनसेट होना चाहिए। तो अगर हमारी सेल वैल्यू इन सभी चीजों को कवर कर रही है, एक्सेप्ट दी ऑफर। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद इस चैप्टर में आपने इन जनरल ना चेंजेस रिकॉग्नाइज करने की बात सीखी हुई है, दैट मान लीजिए हमारे पास यही चार फैक्टर्स हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट और आउटपुट। अब इनमें से कोई एक चेंज हो गया या चारों चेंज हो रहे हैं, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हो गया, इम्पैक्ट किस पर आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हुई तो पीवी रेशियो चेंज होगी, पीवी रेशियो चेंज होगी तो नेचुरली यस प्रॉफिट भी चेंज होगा, इवन ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सभी चेंज हो गया। सेम रिजल्ट यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का होगा, बट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज चेंजिंग, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं, पीवी रेशियो भी सेम है, प्रॉफिट चेंज, ब्रेक इवन पॉइंट चेंज, एमओएस चेंज। और इफ अगर आउटपुट चेंज हो रहा है, देखिए पीवी रेशियो तो सेम रहेगी, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट तो अपनी जगह वही रहेगा, बट क्योंकि आउटपुट चेंज हो रहा है तो एमओएस भी चेंज हो जाएगी। सो अब देखिए एमओएस चेंज होता है तो एमओएस रेशियो भी चेंज हो जाती है, राइट। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है जब भी देयर इज अ रिवीजन इन द फिगर्स, ऑलवेज आइडेंटिफाई दीज 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एट द वेरी लास्ट, हाँ जी, आउटपुट चेंज होने से एमओएस कैसे चेंज हो रहा है, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट नहीं चेंज होगा ना, आप समझिए मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 4000 यूनिट पर, ठीक है, मैं पहले 5000 यूनिट बेच रही थी, तो मेरा पहले एमओएस कितना था 1000, अब मैंने आउटपुट जो है 5000 की बजाय 5500 कर लिया, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तो अभी भी 4000 रहेगा ना। ब्रेक इवन पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन वाले फिगर्स पर। अब मेरी ये एमओएस 1500 होगी, तो ब्रेक इवन तो जो आ रहा है सो आ रहा है, हम अपने ऑपरेशन हम ब्रेक इवन पॉइंट से और आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हो सकता है नॉट ड्यू टू आउटपुट चेंज बट अदर फैक्टर्स। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हो आप मुझे बताइए, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब पीवी रेशो, तो अगर ये दोनों सेम है तो ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो द सेम। ठीक हो गया ना। चलिए, एक जो इस चैप्टर में आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विद द मार्जिनल कॉस्टिंग, वो रिकॉल कर लेना चाहिए, इवन दो इट इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम टिल नाउ, बट कोई भरोसा नहीं आपके अटेम्प्ट में पूछ ले, तो एक बारी वेरी क्विकली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखिए
सेल्स लेते थे, सेल्स में से हम कॉस्ट माइनस करते थे, कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती थी विद द एक्चुअल वैल्यू, और फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती थी विद द अब्सॉर्ब्ड वैल्यू। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, इसके बेसिस पर आपने ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स वैल्यू कर लिए, ये आपके पास आ गया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक स्पेशल स्टेप रहता है प्लस माइनस अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन, ठीक है जी। फिर आपके पास बाकी आप सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, इसमें फिक्स भी आ जाएगा और वेरिएबल भी आ जाएगा और एक्चुअल वैल्यूज के साथ ही आएंगे। ये आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट, जिसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स नाम भी दे सकते हैं, और आपके पास अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग की मैं बात करूं, अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कैसे बनाते थे, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और ऑब्वियसली ये एक्चुअल वैल्यू के साथ चल रहे हैं। इसी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पर आप ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करते थे। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया वेरिएबल सेंस का, इसमें आपने वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं तो ताकि आपके पास इकट्ठी हो जाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन वाली भी और सेलिंग वाली भी। अब प्रोडक्शन वाली सीधा एक्चुअल अमाउंट पर और सेलिंग वाली तो एक्चुअल बेसिस पर लेते हैं, आपके पास आ गया प्रॉफिट। So what is the basic difference between absorption costing and marginal costing? It is only and only treatment of fixed production cost. Fixed production cost absorption costing में पहले absorbed value पर रखा जाएगा और बाद में इसके अंडर ये ओवर एब्जॉर्प्शन की ट्रीटमेंट की जाएगी। whereas in marginal costing हम बोलते हैं कि absorption आउटपुट बनने के साथ साथ absorption करवाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्चुअल फिगर को लास्ट में कंट्रीब्यूशन से माइनस किया जाए, खत्म हो गई बात, ठीक होगी जी। एंड कभी आपसे रिकंसिलिएशन भी पूछ लेते हैं तो दोनों के प्रॉफिट डिफरेंट आते हैं क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से। इधर क्लोजिंग एंड ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक वैल्यूएशन किस पर बेस्ड है, फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर बेस्ड है, और इधर स्टॉक वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर बेस्ड है, इसलिए वो स्टॉक वैल्यूएशन का डिफरेंस इज द ओनली रीजन टू अपीयर इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Okay, ji, this was all about concept revision of marginal costing. Thank you.